जय हिंद साथियों। मैं नवीन सरोहा, टीचर ऑफ इंग्लिश, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं साथियों कि आप वीडियो डे बाय डे देख रहे हैं और घर बैठे आनंद ले रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो इंग्लिश आपको पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश का कोई भी टेस्ट, जहां इंग्लिश आती है ना, कोई भी टेस्ट देना, ये सारी जगह आपको काम आएगी। और जो ये चैप्टर आपको पढ़ाया है सेंटेंस का, साथियों ये वो चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी, जो बेसिक बातों से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिससे आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और साथियों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने सेंटेंस के चैप्टर को फिनिश कर लिया है और आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। केवल थोड़े से क्वेश्चनों में सारा सेंटेंस का चैप्टर दोबारा से रिवाइज होगा। तो साथियों देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी अल्फाबेट आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो अंग्रेजी भाषा है उसमें जो अल्फाबेट है यानी वर्णमाला है वो कितने होते हैं। सबको पता है इसमें जो राइट आंसर होगा 26 होते हैं। जो 26 होते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस प्रकार से Z तक ये 26 होते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा इन 26 में से वोवल होते हैं, वोवल मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल कौन से होते हैं? वोवल होते हैं 5, A, E, I, O, U, और इनको छोड़कर जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाउ मेनी वोवल्स साउंड एट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो यहां पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता ना आपसे, अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया कि वोवल तो 5 होते हैं, लेकिन साथियों डायरेक्ट पूछा जाता ना वोवल कितने होते हैं तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वोवल की साउंड पूछी गई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था टोटल साउंड कितनी होती है, 44 होती है। और 44 में जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है ना वो 24 होती है, और जो वोवल साउंड होती है वो 20 होती है। तो आपका राइट आंसर जो है वो 20 पे जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि द ओल्ड मैन हैज गॉन टू वॉच द मूवी। साथियों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जब आपको पढ़ाया था ना कि सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी बच गया साथियों वो सारा प्रेडिकेट होता है। और यहां पर पूछा गया है केवल इस सब्जेक्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये पहला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिटरमिनर। डिटरमिनर इज द राइट ऑप्शन। तो यहां ये जो है ये क्या है? ये है मेन वर्ड, सॉरी मेन वर्ड नहीं, ये है क्वालिफायर। ये है क्वालिफायर और ये है मेन वर्ड। जिसने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा होगा वो मेरी बातों को समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आई गेव हर अ न्यू गिफ्ट। साथियों ये क्वेश्चन अब की बार 2025 में पीजीटी एसेट का पेपर था, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड मतलब ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था और उसके नीचे अंडरलाइन किया था कि ये है ना जो ये क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट। और अब एक बात बताओ, आपको बताया गया था कि सर ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो किसी इंसान के लिए यूज करते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। बट आपने देखा हर तो किसी इंसान के लिए है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका राइट ऑप्शन। आपके सामने क्वेश्चन है कि ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। साथियों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपके सामने इसके जो ऑप्शन दिए हैं ना वो दिए हैं
मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ए एंड बी, या एक ऑप्शन और ले लेते हैं आप, नन। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपके सामने लिख रखा है कि इज क्या है, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। मान लो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की बताई थी आपको, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी डू, डज, डिड, ईच, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताए थे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, 13 के 13 मॉडल बताए थे। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अगर इनके बाद में, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई वर्ब आ जाती है, यानी इन शब्दों के बाद में जो बताए हैं आपको कोई वर्ब आ जाती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब में काउंट होंगे। अब आपने देखा इज के बाद रीडिंग आया है, और रीडिंग एक मेन वर्ब है और ये वर्ब फोर्थ फॉर्म मानी जाती है। तो यहाँ पर जो इज हो गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया साथी। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। यहां पर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ए एंड बी या नन, इज। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि सर पिछले में ही सेम क्वेश्चन था, लेकिन पिछले में क्या था, इज जो है ना, इज के बाद में मेन वर्ब दे रखी थी। अगर मान लो इज के बाद में, देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये इज है, इसके बाद में कोई वर्ब दे रखी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अगर ये इज है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं दे रखी है ना, कोई वर्ब ना दे रखी हो, तो ये साथियों खुद में मेन वर्ब का ही काम करेगा। ये खुद मेन वर्ब है और मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर इज मेन वर्ब का काम कर रहा है और पिछले सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, क्योंकि इसके तुरंत बाद में कोई वर्ब नहीं आई। अगर कोई वर्ब आ जाती तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता, लेकिन इसके तुरंत बाद में कोई वर्ब नहीं आई है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। सो ये यहाँ मेन वर्ब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सी कैन सॉल्व दिस सम। तो यहां पर ये इसके नीचे कैन है, किसको क्या कहेंगे आप, इसको कैन को क्या कहेंगे? तो कैन यहां पर ना एक ऑक्सिलरी वर्ब है। सर ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? भाई ऑक्सिलरी वर्ब है ना, डू, डज, डिड, ईच, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जो वर्ब होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब बोली जाती है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? ये कॉन्सोनेंट्स है आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको बताया है कि जो टोटल अल्फाबेट होते हैं ना वो 26 होते हैं, और 26 में 5 होते हैं जो आपके वोवल होते हैं, और 21 होते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। साथियों कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा आपका? तो देखो ये यहां तक था, तो उसको क्या कहेंगे? उसको लेटर कहेंगे, उसको लेटर कहेंगे। लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं, और वर्ण आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो लेटर ही है। 10वां क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन द ग्राउंड। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इन द ग्राउंड। देखो मैं आपके सामने एक शब्द लिखता, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज प्लेइंग हॉकी। ये क्या है? ही इज प्लेइंग हॉकी। जब मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो वहां डेफिनेशन लिखवाई थी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। साथियों जब कोई शब्दों का समूह अपना पूरा अर्थ दर्शाता है तो वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन यहां पर ये पूरा सेंटेंस नहीं है, यहां पर है इन द ग्राउंड। अब ये इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, तो ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन सेंटेंस का एक अंश है, वाक्य का एक अंश है, और इसको वाक्यांश बोलेंगे। और इंग्लिश में वाक्यांश को बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो ये राइट आंसर है।
जितने भी होते हैं, जैसे इन द ग्राउंड है, ये पूरा वाक्य नहीं है लेकिन वाक्य का अंश है, इसलिए इसको फ्रेज बोला जाता है। उम्मीद करता हूं साथियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो आपके अपने शहर गोहाना में है। अगर आपको स्पेशल इंग्लिश पढ़नी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन भी तैयारी करने का मौका यहां पर मिलेगा। और 2015 से कोचिंग सेंटर चल रहा है, 2025 चल पड़ा है, तो 2025 10 साल में यहां से न जाने कितने सिलेक्शन हुए हैं साथियों। और साथियों मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी। साथियों यहां पर क्या है? ये जो है ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, मान लो यहां पर स्लैश दे दिया जाए या फिर स्लैश ना होकर ये अंडरलाइन दे रखा था, यहां दे रखा था अंडरलाइन कि ये टोल्ड मी अ स्टोरी। ये क्या है पूरा? तो साथियों आपको बताया था कि एक वाक्य के दो अंग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट तो आपको पता है ही है, तो ये जो बच गया ना ये प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं या फिर इसको उद्देश्य भी बोलते हैं हिंदी में। Which verb used after modals? यानी जो मॉडल होते हैं ना आपको पता है साथियों कि जो मॉडल होते हैं ना, जो मॉडल होते हैं, मॉडल काउंटिंग में 13 होते हैं और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद है ना कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आएगा, या फिर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मॉडल की जो विशेषता यही होती है कि उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 13वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन कहता है कि 13वां क्वेश्चन कि प्लेस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आपने वीडियो में देखा होगा साथियों, आपको 4 प्रकार की वर्ब 5 प्रकार की वर्ब देखने को मिली थी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। मान लो मैंने एग्जांपल शायद ये दिया होगा आपको प्ले का, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म प्लेड है, इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो इसकी फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी वाली होगी। और पांचवी फॉर्म जो होगी फर्स्ट एस या लास्ट में आईएस मिलेगा, तो प्लेज ये हो। तो जिस भी वर्ब के साथ कभी आपको एस या ईएस मिले वो वर्ब की, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, वो फिफ्थ फॉर्म मिलेगी। आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ब की पांचवी फॉर्म जो होगी, फिफ्थ फॉर्म जो होगी, वो उसके साथ आपको एस या ईएस मिलेगा। प्लेन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? साथियों अभी अभी बताया है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, उसमें मिलेगा आपको जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी। तो यहाँ फोर्थ जो ऑप्शन है वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज द राइट ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन है यू प्लेड हॉकी। यू प्लेड हॉकी, इसके नीचे अंडरलाइन है, ये कौन सी फॉर्म है? साथियों कई बार आपको मैंने ये बताया भी था कि जैसे प्ले है, प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी, लेकिन आप किसी सेंटेंस में मान लो यही सेंटेंस आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? इनकी तो स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपसे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाएगी। आपका राइट आंसर क्या है? सेकंड फॉर्म। अब एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म है ये, मान लिया ये बात सर, लेकिन सेकंड फॉर्म है कैसे है, इसकी पहचान क्या है? साथियों बताया था कि जो सेकंड फॉर्म है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, जो बिना सहायक क्रिया के आती है। सहायक क्रिया क्या होती है? डू, डज, डिड, इज, हैव, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी
आपको इससे पहले तुरंत पहले दिखाई नहीं दे रहा है तो ये सेकंड फॉर्म है, और जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी जहां थर्ड फॉर्म होगी ना उससे पहले आपको हर हालत में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगी जिन्होंने सारे सेंटेंस का सारा चैप्टर पढ़ा होगा, और सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो साथियों अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर दे रखा है कुक्स, यहां पर दे रखा कुक्स, और आपसे पूछ रखा है कि ये सिंगुलर वर्ब है या ये स्पेलिंग मिसप्रिंट हुआ प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन वर्ब। तो ये कुछ सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। चाहे कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, या फिर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, अगर किसी के लास्ट में एस ई एस या आई ई एस देखने को मिले तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। वो हमेशा कौन सी वर्ब होती है साथियों? वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया कि सर हमने तो किसी के साथ एस या ईएस देखा है ना, तो वो प्लूरल देखा है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था प्यारे साथियों, अगर नाउन के साथ अगर आप मान लो नाउन के साथ एस या ईएस देखते हो तो वो प्लूरल होता है। जैसे गर्ल, एक लड़की, इसके साथ एस लगा दो गर्ल्स। नाउन के साथ एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर प्लूरल बनती है। लेकिन साथियों वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होना, इसके साथ एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। तो आपका राइट आंसर सिंगुलर है। आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। साथियों आपको सेंटेंस जब पढ़ाया था ना, सेंटेंस को क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया था। पहला किया था स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा किया था मीनिंग के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस बताए थे आपको, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार के सेंटेंस बताए गए प्यारे साथियों आपको। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब साथियों एक बात बताओ, सेंटेंस के शुरू में डू नॉट दिया है, और आपको बताया था जिस सेंटेंस के शुरू में डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हो, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सो आपका राइट आंसर क्या हुआ? इंपेरेटिव। देखो साथियों, आप ना जब पेपर देते हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और जिन बच्चों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है वो वहां तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, तुक्के से आपके कुछ क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपका हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा ना, तो आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे और आप सिलेक्शन जोन में होंगे। साथियों, अगर कुछ दिनों की मेहनत करने से आपकी जिंदगी सुधरती है, आपका जीवन सफल होता है, तो वो मेहनत हमें कर लेनी चाहिए, और आपकी मेहनत आपके आने वाली 3 पीढ़ियों को सुधार देगी। जिस घर में एक बार सरकारी नौकरी आ जाती है तो आने वाली 3 पीढ़ियां सुधर जाती है। और आप जानते हो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप ग्रुप डी में भी आपने देखा होगा, पीएचडी होल्डर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश की भी जो राजनीति है, राजनीति के मध्य चलते हुए बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई है। लेकिन क्या करें साथियों, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, और अपने आने वाले एग्जाम को प्रिपेयर कीजिए और नौकरी पाइए, ताकि आपके परिवार का सपना साकार हो सके। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि डू यू राइट अ लेटर, कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। समझ गए होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जिसके आ जाता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इंटरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं,
बताया था ना आपको, एक तो जिस सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर शुरू में WH फैमिली का वर्ड होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाओ यू लुक सो यंग। अब एक बात बताओ, मान लो कोई एज 50 साल की किसी व्यक्ति की, लेकिन उसका लुक ऐसा है कि वो लगता नहीं 50 साल का है, और आप उसको मानते हैं कि ये तो कोई 20-25 या 25 साल का कोई व्यक्ति है, और आप उससे पूछ लेते हैं कि सर टेल मी अबाउट योर रियल एज, और वो बता दे आपको कि मैं 50 साल का हूं, तो एकदम से आप क्या करेंगे? क्या आपको एकदम से आपकी सडन फीलिंग चेंज हो जाएगी? नहीं सर, लगते तो नहीं आप, वाओ यू आर लुक सो यंग, आप तो बिल्कुल यंग दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताया था अगर किसी भी सेंटेंस में आपकी सडन फीलिंग चेंज हो जाती है तो साथियों वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा ना, तो इस यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आया है, देखो ये आया है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा साथियों मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार फीमेल कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था, मैं यहां लिख देता हूं कि अल्लाह आई एम ruined। ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, और अंडरलाइन कर रखा था कि इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को आप क्या कहते हैं। साथियों देखो, जब भी किसी शब्द के बाद में ऐसा निशान मिले उसको इंटरजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजंक्शन। कभी आ जाए तो आप देख लेना। तो ये आपका जो राइट आंसर है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है साथियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट है प्लेजेंट सरप्राइज। सपोज करो साथियों आपका जन्मदिन है और आपके पास आपका जन्मदिन मनाने के पैसे नहीं है, बट आप जैसे ही अपने घर में एंट्री करते हो तो जो आपके फ्रेंड है ना उन्होंने पहले से सारा अरेंज कर रखा है। जैसे अपने दरवाजे को खोला और दरवाजा खोलते ही आपके ऊपर ब्लूम फटा और उससे जो फूल गिरे और एकदम से आपके फ्रेंड सरप्राइज दे देते हैं, आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और ऐसा देखते ही आपकी भावना एकदम से चेंज हो जाती है, और आपकी भावनाओं का एकदम से चेंज होना ही साथियों क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। साथियों अगर आप एक एक शब्द सुनते हैं ना तो मैं लिख कर दे सकता हूं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ग्रामर का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 21 क्वेश्चन है, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? देखा हमने, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, और ये जो और है ना ये है कंजंक्शन। और साथियों आप तो जानते हैं कंजंक्शन जो जहां पर आ जाता है या तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। लेकिन आपको सारी बातें डिटेल में बता रखी है। मैंने आपको बताया था फैन बॉयज, मैंने क्या बताया था? फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नो, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। अगर ये कंजंक्शन आपको दिखाई देते हैं तो निश्चय ही वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और आपने देखा और आया है तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई फॉरगॉट माय कीज सो आई कुड नॉट एंटर द हाउस। देखो साथियों यहां पर आपने देखा एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। जो सो का प्रयोग है ना यहां वो हुआ है एज ए कंजंक्शन के रूप में, एज ए कंजंक्शन।
और आपने देखा फैन बॉयज में एस दे रखा है, सो आया है, तो यहां पर सो आते ही आप समझ गए ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कंपाउंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है ही विल बी हैप्पी इफ ही गेट्स द जॉब। साथियों अब आपने क्या देखा, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। यहां पर क्या आया है? इफ आया है, और इफ भी क्या है? कंजंक्शन है। क्या साथियों ये फैन बॉयज में से है? नहीं है सर। अगर उसमें से है तो कंपाउंड सेंटेंस, अगर उसमें से नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, तो राइट आंसर हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट द एंटायर बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा गया है और यहां आपने देखा इफ है। साथियों कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दिए गए सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज में हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो और प्रिंसिपल क्लॉज भी हो। और ये बातें मैं आपको सारी करवा चुका हूं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहां पर इफ आया है और इफ फैन बॉयज में से नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन आई वॉच अ चाइल्ड, ये अलग है। जब मैं एक बच्चा था, ये यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ऐसा है। व्हेन आई वॉच अ चाइल्ड, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, और यहां व्हेन एक कंजंक्शन। साथियों क्या फैन बॉयज में से है? नहीं। तो जब फैन बॉयज में से नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पर आपका राइट आंसर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज हेल्प द हेल्पलेस। साथियों आपको बताया था अगर सेंटेंस के शुरू में डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? इंपेरेटिव। क्या होता है? इंपेरेटिव। तो यहां पर सेंटेंस जो है इंपेरेटिव है, तो राइट आंसर क्या होगा? इंपेरेटिव। मे यू अचीव ऑल योर गोल्स। क्या बात है साथियों, याद रखना ये जो मे है ना, मे हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही मिलता है। किसमें मिलता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्टेटिव, ये मिसप्रिंट है, ऑप्टेटिव ये सेंटेंस। ऑप्टेटिव को हिंदी में बोलते हैं इच्छा बोधक, डिपेंड करता आपकी इच्छा के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है वो है मे यू ऑलवेज बी हेल्दी। भगवान कहे तो हमेशा स्वस्थ रहो। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपका कौन सा है? ऑप्टेटिव। तो यहां पर ये गलत है, ऑप्टेटिव। राइट आंसर ये होगा। तो साथियों जैसा कि हमने 28 क्वेश्चन किए हैं और 28 क्वेश्चन में आपको मैंने लगभग तक सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है उसको एक एक शब्द समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है और आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस गोल्डन चांस को मत गवाइए। आपके सामने ना बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। अब जैसे सीईटी का पेपर हुआ था, इसके रिजल्ट के बाद मेंस की वैकेंसी बहुत सारी आएगी। अच्छा सीईटी ग्रुप डी भी होगा आपका। अच्छा दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आ चुका है नियर आपके, और बहुत सारी वैकेंसी आपकी। और पीडब्ल्यूडी इसमें करीबन आपकी 26,000 के करीब आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी। अगर आप घर आराम से बैठे हैं तो आराम से बैठने का समय नहीं है साथियों। अब पछताए क्या होता है जब चिड़ी चुग गई के ऐसा ही काम आपके साथ ना हो जाए। तो आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं
तो आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए या घर बैठे क्लासों का आनंद लीजिए। और जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्राइट सक्सेस पॉइंट। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, बने रहिए आप अपने घर परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।